नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज इस वीडियो में नई सीआरपीसी के तहत एफआईआर के क्या प्रावधान बनाए गए इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे एफआईआर, जीरो एफआईआर और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और उसके लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, सीआरपीसी यानी कि जो पुरानी सीआरपीसी थी उसको नई सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया जा रहा है। तो जैसा कि पहले पुरानी सीआरपीसी को फॉलो किया जाता था, लेकिन अब से यानी कि मतलब जो जुलाई 2024 से नई सीआरपीसी लागू होगा। तो इसके तहत यानी नई सीआरपीसी के तहत एफआईआर के क्या प्रावधान बनाए गए, क्या नियम बनाए गए, किसको क्या पावर दिया गया है, पुलिस को क्या दी गई है, या जो कंप्लेन करने वाला था उसके लिए क्या नियम बनाए गए, इन सब के बारे में बात करेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वास्तव में आप लोग को यकीन दिलाना चाहूँगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 नए कानून को पारित किया जाता है। आपराधिक संहिता विधेयक को अपनी सहमति दे दी, जिन्हें हाल में ही संसद ने मंजूरी दे दी थी। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और आपराधिक दंड संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा। दोस्तों जीरो एफआईआर से शुरुआत करते हुए आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया जा सकता है जहां किसी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जहां कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे अपराध जिस अपराध में कोई भी पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी को भी या आरोपी को अरेस्ट कर सकता है के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भले ही उस पुलिस अधिकारी का जो क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हो वो कुछ भी हो। इस प्रकार दूसरे शब्दों में जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी घटित हुई हो। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस स्टेशन संबंधित दस्तावेज को उस पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करना होता है जिसके पास मामले का क्षेत्राधिकार है। संबंधित पुलिस स्टेशन फिर एफआईआर दर्ज कर सकती है और मामले की जांच कर सकती है। दोस्तों कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जीरो एफआईआर से पीड़ितों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि पुलिस अधिकारी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 154 में एफआईआर दर्ज करने के प्रावधान हैं। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 173 में एफआईआर से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले 173 के बारे में यानी धारा 173 के बारे में थोड़ा और समझते हैं। धारा 173(1) किसी भी संगीन अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक जानकारी, चाहे वह अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जा सकती है और यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है, मौखिक रूप से उनके द्वारा या उनके निर्देशन में लिया जाएगा। और ऐसी प्रत्येक जानकारी चाहे वह लिखित रूप में ही दी गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति के द्वारा सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर जरूर लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा सूचना देता है तो उस व्यक्ति के जो हस्ताक्षर होंगे वो 3 दिनों के भीतर लिया जाएगा। जब सिग्नेचर हो जाता है यानी कि जब हस्ताक्षर हो जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड में लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। दोस्तों यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि जो जीरो एफआईआर है भारतीय आपराधिक कानून व्यवस्था में कोई नई खोजी गई अवधारणा नहीं है। ये चीज पहले से थी, बट इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से पेश किया गया है और बनाया गया है। गृह मंत्रालय 2015 में जारी एक सलाह सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए जीरो एफआईआर दर्ज करने का सुझाव दिया। इतना ही नहीं बल्कि न्यायपालिका ने भी कई मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए जोर दिया है। उदाहरण के लिए एपी राज्य बनाम पुंती रामुलु व अन्य के मामले में कोर्ट ने कहा
क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार किसी भी तरह की कमी के कारण कांस्टेबल को संगीन अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने और उसे क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अग्रेसित करने से नहीं रोका जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में एफआईआर घटित होना बताया गया था, एक फैसला है सतविंदर कौर बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार में दिए गए एक अन्य फैसले में माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद में यदि जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ, फिर उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 170 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और मामले को मजिस्ट्रेट के पास अग्रेसित करने के लिए यानी कि पेश करने के लिए अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार होता है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता ने यहाँ तक कि अब बीएनएसएस ने 0 एफआईआर को वैधानिक आदेश दे दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ईएफआईआर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसके अलावा धारा 173 इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर दर्ज करने के प्रावधान के बारे में बात करती है। हालांकि ईएफआईआर को रिकॉर्ड पर लेने से पहले ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर 3 दिन के भीतर लेना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। दोस्तों, यह प्रावधान महिला पीड़ितों के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान बन के आया है जो काफी ज्यादा मदद करेगा। इससे उन्हें न केवल संवेदनशील मामलों में पंजीकरण में तेजी लाने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें एफआईआर दर्ज करवाते समय अपने अनुभव को न दोहराने में भी मदद मिलेगा। इस संबंध में यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि गृह मामलों की संसदीय अस्थायी समिति ने विधेयक को अपनी समीक्षा रिपोर्ट में एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देने के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया। हालांकि साथ में समिति ने यह भी राय दी थी कि इस तरह के ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के माध्यम से अनुमति दी जानी चाहिए। यदि इसे अनियमित छोड़ दिया गया या पुलिस के लिए तकनीकी और तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। दर्ज की गई एफआईआर को ट्रैक करना और प्रबंधित करना भी मुश्किल होगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर पंजीकरण के लिए विशिष्ट तरीके निर्धारित करने के अधिकार देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार के बाद नियमों का निर्दिष्ट को सम्मिलित करने की सिफारिश की। हालांकि बीएनएसएस बिल जैसा कि लोकसभा में पेश किया गया और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी गई है, ने कोई प्रभाव नहीं डाला और इसमें कोई ऐसा सम्मेलन शामिल नहीं है। दोस्तों, प्रारंभिक जांच के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) में 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा वाले मामले की प्रारंभिक जांच को वैधानिक मान्यता दी गई है। इसे पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति से आयोजित किया जाएगा। प्रासंगिक रूप से ऐसे मामलों में जहां प्रथम दृष्टया मामला मौजूद हो 14 दिनों की अवधि के भीतर जांच की जाएगी। हालांकि ऐसे मामलों में जहां प्रथम दृष्टया मामला पहले से मौजूद हो अधिकारी को जांच आगे बढ़ानी होगी। सुविधा के लिए धारा 173(3) इस प्रकार है। धारा 173(3) और 175 में निर्दिष्ट प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर जिसमें 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा हो, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक स्तर से नीचे की अधिकारी की पूर्व अनुमति से या सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या प्रथम दृष्टया मामला होने पर
या प्रथम दृष्टया मामला होने पर जांच को आगे बढ़ाएं। इस संदर्भ में कोई भी नोट कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि किसी संगीन अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो ललिता कुमारी का जो जजमेंट आया था, माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया था, 250 पेज का जजमेंट दिया गया था, काफी बड़ा फैसला है। और जब एफआईआर दर्ज करने की बात आती है तो सबसे पहले उसका एग्जाम्पल लिया जाता है। संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है यदि जानकारी किसी भी संगीन अपराध के घटित होने की खुलासा करती है और ऐसे स्थिति में कोई भी प्रारंभिक जांच करने की अनुमति नहीं है। यदि प्राप्त जानकारी संगीन अपराध का खुलासा नहीं करती है लेकिन जांच की आवश्यकता को इंगित करती है तो प्रारंभिक जांच केवल यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि संगीन अपराध का खुलासा हुआ कि नहीं। इस प्रकार प्रारंभिक जांच का दायरा यह पता लगाना था कि क्या जानकारी से संगीन अपराध होने का पता चलता है। दोस्तों हालांकि नए प्रावधान के अनुसार प्रारंभिक मामले की जांच करने की सीमा प्रथम दृष्टया मामले की है। ललिता कुमारी के अनुसार जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है उनके कुछ मामलों के उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, वैवाहिक विवाद हो या फिर पारिवारिक विवाद हो। नंबर 2, या चिकित्सीय लापरवाही का मामला हो। नंबर 3, कोई भी व्यवसायिक अपराध हो। नंबर 4, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के मामले हो। नंबर 5, ऐसे मामले जहां आपराधिक ट्रायल शुरू करने में असामान्य देरी चूक हुई है। उदाहरण के लिए देरी के कारणों को संतोषजनक ढंग से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में, अनहोनी में, उनमें से अधिक की देरी। दोस्तों आशा करता हूं नए कानून के तहत एफआईआर से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।